क्या हम कनाडा के बारे में बात कर सकते हैं? राष्ट्रपति ट्रंप और मार्क कार्नी के बीच बातचीत की स्थिति क्या है? हमने राष्ट्रपति को जस्टिन ट्रूडो के लिए गवर्नर शब्द का उपयोग करते हुए देखा है। क्या ये उपनाम श्रीमान को भी जाएगा? क्या कार्नी आगे बढ़ेंगे? और टैरिफ बढ़ाने का निर्णय, क्या यह किसी विशेष आर्थिक मापदंड पर आधारित है जिसे उन्होंने देखा? क्या यह आवेग है? आप उनके कनाडा के प्रति प्रतिक्रिया को कैसे वर्णित करेंगे? राष्ट्रपति ने अभी तक श्री कार्नी से बात नहीं की है। कार्नी नहीं जाने दिया। जब मैंने चेक किया तब से नहीं, जो कि अभी कुछ पल पहले था। लेकिन निश्चित रूप से उनका फोन हमेशा उन नेताओं के लिए खुला है जो उनके साथ बात करना चाहते हैं। जहां तक टैरिफ का सवाल है, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से उस बयान के साथ रखा जो उन्होंने जारी किया, और यह एक प्रतिशोधात्मक बयान था जो ओंटारियो कनाडा से उठे रेटोरिक की वृद्धि के कारण था। राष्ट्रपति ने प्रीमियर डग फोर्ड को एक गंभीर और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए देखा, जिसमें उन्होंने बिजली बंद करने की धमकी दी। अमेरिकी लोगों के लिए, मेहनती अमेरिकी परिवारों के लिए उन्होंने वह धमकी दी। राष्ट्रपति ने यह देखा और उनके पास उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की एक जिम्मेदारी और दायित्व है और अमेरिकी लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करें। तो उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। तो अब स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ कल 50% की दर से लागू होंगे, और हमारी स्टील और एल्यूमिनियम उद्योगों ने वास्तव में इन टैरिफ का स्वागत किया है, क्योंकि फिर से वे जानते हैं यहाँ उनकी उद्योग को बढ़ने में मदद करेगा। यह उन्हें अधिक स्टील का निर्यात करने की अनुमति देगा जो अमेरिका में अमेरिकी श्रमिकों द्वारा बनाया गया है। आपके शब्द यहाँ हैं, लेकिन यही कई कनाडाई नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कनाडा के प्रति उठाए गए कदमों के बारे में कहा है। और आपके विचार में श्रीमान से बातचीत के लिए समय सीमा क्या है? कार्नी, क्योंकि सामान्यतः एक बैठे हुए राष्ट्रपति एक करीबी सहयोगी से बहुत जल्दी बात करते हैं जब नया नेतृत्व होता है। खैर, राष्ट्रपति फिर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह तथ्य कि कनाडा दशकों से अमेरिका और मेहनती अमेरिकियों का शोषण कर रहा है। अगर आप उन टैरिफ की दरों को देखें जो कनाडाई अमेरिकी लोगों और हमारे श्रमिकों पर लगा रहे हैं, तो यह गंभीर है। वास्तव में मेरे पास यहाँ एक उपयोगी चार्ट है जो न केवल कनाडा को दिखाता है बल्कि सभी जगह टैरिफ की दरों को भी दिखाता है। अगर आप कनाडा को देखें, जैसा कि आपने इसका जिक्र किया, अमेरिकी पनीर और मक्खन पर लगभग 300% टैरिफ है और भारत में अमेरिकी शराब पर 104% टैरिफ है। क्या आपको लगता है कि इससे केंट की बोरबोन का भारत में निर्यात करने में मदद मिल रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। भारत से कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ, जापान चावल पर 700% टैरिफ लगा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप पारस्परिकता में विश्वास करते हैं और यह समय है कि हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो वास्तव में अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों के हितों का ध्यान रखता है। और अंत में वह जो कुछ भी मांग रहे हैं वह है निष्पक्ष और संतुलित व्यापार प्रथाएं। और दुर्भाग्यवश पिछले कई दशकों से कनाडा हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। बैंगनी रंग की महिला के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि आप मेरे पिछले जवाब पर एक चेहरा बना रही थीं। तो क्या चल रहा है? खैर, वास्तव में मैं मेरे पास कुछ सवाल हैं। कॉलेज कैंपस और अन्य जगहों पर प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शनों के केंद्र में युद्ध समाप्त करने की मांग है, एक लक्ष्य जिसे यह प्रशासन वास्तव में समर्थन करता है और जिसे आगे बढ़ाया गया है। तो क्या इस टैरिफ के बारे में प्रशासन और कनाडाई लोगों के बीच बातचीत हो रही है? क्योंकि ओंटारियो के प्रीमियर का कहना है कि अगला कदम अमेरिका के लिए बिजली काटना है। और राष्ट्रपति ने उन टिप्पणियों को देखने के बाद एक बयान जारी किया और कहा कि अगर कनाडा अमेरिका और हमारे नागरिकों के लिए बिजली बंद करने के बारे में सोचता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ संकल्पित हैं कि हम अमेरिकी बिजली पर निर्भर रहें, न कि विदेशी देशों जिसमें हमारे कनाडाई सहयोगी भी शामिल हैं कि बिजली उत्पादन पर। जहां तक बातचीत का सवाल है, राष्ट्रपति की टीम, विशेष रूप से सचिव लुटनिक और कनाडाई लोगों के बीच निरंतर पत्राचार हो रहा है। तो आप अमेरिकी लोगों को कैसे समझाते हैं जब आप इस हफ्ते बाजारों में हो रही घटनाओं को देखते हैं और कहते हैं कि टैरिफ नीति दीर्घकालिक रूप से कुछ अच्छा है? खैर, बस सोचिए कि दीर्घकालिक टैरिफ नीति हमारे देश के लिए क्या करेगी। मुझे लगता है कि हम में से कई शायद छोटे शहरों में बड़े हुए। मुझे पता है कि मैंने अपने छोटे शहर की मुख्य सड़क पर ऐसा किया था। यह शायद दशकों पहले जब मैं जीवित नहीं था की तुलना में कहीं ज्यादा खराब लगता है। कम से कम मेरे माता पिता और दादा दादी मुझे ऐसा ही बताते हैं, और मुझे पता है कि कई अमेरिकियों को भी ऐसा ही महसूस होता है। राष्ट्रपति जो इस देश के लिए कल्पना करते हैं वह यह है कि अमेरिका एक विनिर्माण सुपर पावर बने जहां अमेरिकी फैक्ट्रियां और व्यवसाय हों, अमेरिकियों के स्वामित्व में उत्पादित सामान जो हम बाकी दुनिया को निर्यात कर रहे हैं।
ये राजस्व यहाँ रहेंगे। ये हमारे महान देश में लोगों के लिए वेतन बढ़ाएगा। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और यह अमेरिकी लोगों के मनोबल को फिर से ऊंचा करेगा कि हमारे उद्योग फिर से फल फूल रहे हैं। डिट्रॉइट, मिशिगन के बारे में सोचिए। उत्तर कैरोलिना के बारे में सोचिए। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, वहाँ एक फलता फूलता फर्नीचर उद्योग था जो अब मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले और पूर्व प्रशासन की वैश्विक व्यापार नीतियों के कारण और अमेरिकी लोगों ने राष्ट्रपति को अमेरिकी महानता को बहाल करने और हमारे विनिर्माण प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करने का एक शानदार अवसर दिया।